रात के 11:30 बज रहे थे। पूरी सड़क सुनसान हो गई थी और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में एक ऑटो बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, जल्दी से घर पहुंचना होगा। राजेश अपनी ऑटो की स्पीड को और बढ़ाते हुए सोचता है। वो दरियाबाद के एक छोटे से गांव झिलोना में रहता था और शहर में जाकर ऑटो चलाने का काम करता था। उसका गांव झिलोना शहर से बहुत दूर था, तो अक्सर उसे घर पहुंचने में काफी देर हो जाती थी और वो पूरा रास्ता सुनसान होता था। राजेश बस अपनी ऑटो को तेज चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके घर से फोन आया। हाँ सरिता, हाँ रास्ते में ही है। अरे तुम चिंता ना करो, हम समय से घर पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है। काट कर उसने भी फोन रखा ही था कि उसे ठीक सामने रोड के किनारे पर कोई खड़ा दिखाई दिया। लाल रंग की साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी जो हाथ दिखाकर राजेश को रुकने का इशारा कर रही थी। इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है? और ये तो टिलावा गांव है, यहीं पर तो वो शमशान घाट है। कहीं कोनो चुड़ैल तो नहीं? पर इसने तो लाल साड़ी पहनी हुई है और कहते हैं कि चुड़ैलें सफेद साड़ी पहनती हैं। उसके मन में ये कश्मकश चल ही रही थी कि अब वो औरत तेजी से अपने हाथ को हिलाने लगी और सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गई। ना चाहते हुए राजेश को ब्रेक मारनी पड़ी। उसे डर भी काफी लग रहा था, पर वो किसी आम औरत की तरह लग रही थी। करिए, हम अपने घर जा रहे हैं, हम आपको छोड़ नहीं पाएंगे। इतना बोल राजेश आगे बढ़ने ही वाला था कि वो औरत कहने लगी, दरअसल मुझे झिलोना गांव जाना है, यहाँ से बस थोड़ी दूर है, आप मुझे छोड़ दीजिए। झिलोना गांव? ये तो अपना ही गांव है, चलो छोड़ देता हूँ, ये तो घर जाते जाते कमाई हो गई। मन में सोच राजेश बोला, ठीक है बैठिए। वैसे कहाँ जाएंगे झिलोना गांव में? राजेश ने ऑटो स्टार्ट किया। वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी। लगता है वहां इनका कोई रिश्तेदार रहता है, उसी के घर जा रही होंगी। पर इतनी रात के समय, खैर मुझे क्या, होगी कोई बात। राजेश मन ही मन खुद से बातें कर रहा था। उस औरत ने पता बताया, जिसे सुनकर राजेश हैरान हो गया, क्योंकि वो पता उसके घर का था। ये तो हमारे घर का पता है। ऐसा हो सकता है कि इसको हमारे घर के आसपास ही किसी के घर जाना हो, सोच राजेश आगे की ओर बढ़ने लगा और उसने बात को जारी रखते हुए कहा, वैसे किसके घर जाना है आपको? मैं भी झिलोना गांव का रहने वाला हूँ, हमारी वहां सबके साथ जान पहचान है। वो औरत कुछ न बोली, बस चुपचाप बैठी रही। वो एकटक सामने की ओर देख रही थी। अब राजेश को कुछ अलग सा लग रहा था। उसे तेज पसीना आने लगा और बेचैनी होने लगी। राजेश तेजी से उसे झिलोना पहुंचाना चाहता था। राजेश तेजी से उस ऑटो को चलाने लगा। वो झिलोना गांव पहुंचे। राजेश ने अपने घर के सामने ऑटो रोकी। वो औरत उतर गई। उसने राजेश को पैसे दिए। राजेश वहीं रुककर उसे देखने लगा। वो ये देख रहा था कि औरत कहाँ जाएगी। उस औरत के कदम राजेश के घर की ओर बढ़ने लगे। उसके घर के गेट के पास एक नीम का पेड़ था, जिसके पास वो औरत गई और एकदम से गायब हो गई। ये देख राजेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जल्दी से ऑटो से उतरा और उस पेड़ के पास पहुंचा। वो उस पेड़ को अच्छे से देखने लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसने अपनी जेब देखी
उसमें पैसे रखे थे। मतलब ये बात तो सच थी कि उसका कोई वहम नहीं था। राजेश इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था कि उतनी देर में उसकी पत्नी बाहर आई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए ऑटो अंदर करिए और चलिए खाना खा लीजिए, निकाल रही हूं मैं। राजेश उसे सब बता देना चाहता था, पर वो डर जाएगी इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता। और अगर बता भी देता तो उसे साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसे अपनी थकान का वहम समझ राजेश ने अपने मन को समझाया और ऑटो अंदर खड़ा कर दिया और फिर उस नीम के पेड़ को देखते हुए अपने घर के अंदर जाने लगा। वो नीम अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हवाएं चल नहीं रही थी, पर फिर भी उसकी पत्तियां हिल रही थी। ये देखकर उसे काफी डर लग रहा था। राजेश अंदर गया और खाना खाकर लेट गया। अगले दिन उसे बहुत तेज बुखार था। उसका शरीर तप रहा था और उसे बहुत सरदर्द भी हो रहा था। उसकी पत्नी सरिता उसके लिए चाय लेकर आती है। ये चाय पी लीजिए, दवाई बस थोड़ी देर में ला रही हूं। अभी उसने चाय का कप राजेश को पकड़ाया ही था, कितनी देर में रसोई घर से कुछ गिरने की आवाजें आने लगी। वो दोनों भागकर रसोई घर में गए तो वहां पर ढेर सारे बर्तन गिरे हुए थे। वो दोनों हैरान हो गई कि अपने आप आखिर बर्तन कैसे गिरे। ये बर्तन किसने गिरा दिए? ये जरूर चिंटू का काम होगा, राजेश ने गुस्से से कहा। जिस पर सरिता कहती है, नहीं वो तो स्कूल गया है। फिर बर्तन कैसे गिरे? जरूर उस बिल्ली का काम होगा। तुम ये सब काम बाद में समेटना, अभी हमारी दवाई ला दो, बोल राजेश अपने कमरे में चला गया। पर वहीं सरिता अभी भी गहरी सोच में थी। ये बर्तन तो मैंने धोकर अंदर रख दिए थे, तो ये यहां गिरे कैसे? और बिल्ली तो आ ही नहीं सकती, खिड़कियां दरवाजे बंद हैं। ये हुआ कैसे? सरिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे राजेश के चिल्लाने की आवाज आई। वो भागकर उसके पास गई। क्या हुआ आपको? उसने पूछा, जिस पर राजेश कहता है, सरिता वहां पर कोई है। वो वही आत्मा है जो कल रात हमारे ऑटो में चढ़ी थी। वो हमें मारना चाहती है, हमें बचा लो। राजेश ने उसे सारी बात बताई, उस बारे में भी बताया जो कल रात उसके साथ हुआ था। यह सुनकर सरिता काफी परेशान हो गई। एक पल तो उसे लगा कि शायद यह राजेश का वहम होगा। उसने कहा, आप बस आराम करिए, आपकी तबीयत खराब है इसलिए आपको वहम हो रहा है। ये दवाइयाँ खा लीजिए और बस आराम करिए। दवाई राजेश को देकर वो वहां से चली गई। दवाई खाकर राजेश लेट गया और सो गया। पर सोने के बाद उसे एक बेहद ही डरावना सपना आया, जिसमें एक औरत उसके पीछे भाग रही थी। तभी उसे सामने वही नीम का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक फांसी का फंदा लटक रहा था और उसी फांसी के फंदे के पास उसके बाबूजी खड़े थे, जिनकी मौत पिछले साल हुई थी। तभी इस औरत ने राजेश का गला पकड़ा और दबाने लगी। एकदम से राजेश की आंखें खुली तो उसके सीने पर वही औरत बैठी हुई थी और गुर्राते हुए उसका गला दबा रही थी। राजेश का दम घुटने लगा। वो चिल्लाना चाहता था पर चिल्ला नहीं पा रहा था। धीरे धीरे कर उसकी सांसें टूटने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पानी के छींटे मारकर उसकी बीवी ने उसे उठाया। वो जोर जोर से हाँफ रहा था और उसके गले पर हाथों के निशान थे, जिसे देखकर सरिता डर गई। उसने पूछा, ये आपके गले पर निशान कैसे आए? अपने गले को छूते हुए राजेश बोला, हाथ के निशान?
मतलब वो कोनो सपना नहीं था। सरिता, वो हमें मारना चाहती है, हमें मारना चाहती है। राजेश बहुत ज्यादा डर गया था, जिस पर सरिता उसे शांत कराती है। वो जल्द से जाकर एक बाबा जी को लेकर आती है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने लोगों को काफी आत्माओं से राहत दिलाई थी। घर के अंदर आते ही वो बाबा जी बोले, ये घर तो मदनलाल का है ना? मदनलाल राजेश के पिता का नाम था। राजेश ने कहा, बाबा जी आपको कैसे पता? क्या आप जानते हैं हमारे बाबूजी को? हाँ जानता हूं। वैसे कहां पर है वो? बाबा जी, उनकी मौत हुए तो 1 साल हो गया। अचानक से उनको दिल का दौरा आया और उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं कि हर शुक्रवार की रात को वो कहाँ जाते हैं और उनके ना होने पर तुम्हें हर शुक्रवार जाना पड़ेगा? बाबा जी बोले, जिस पर राजेश उलझन में पड़ गया कि ये बाबा जी आखिर कहना क्या चाहते हैं। ये औरत की आत्मा तुम्हारे पीछे यूं ही नहीं पड़ी, बल्कि एक मकसद से पड़ी है। जब तुम्हारे पिताजी ने ये घर लिया था, तब इस नीम के पेड़ के अंदर इस औरत की आत्मा रहती थी। इस औरत ने यही खुदकुशी की थी और उसकी आत्मा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। मैंने बहुत कोशिश की, पर वो जा नहीं रही थी। तो मैंने उसके और तुम्हारे पिताजी के बीच में एक संधि कराई, जिस पर वो जाने को मान गई। संधि ये थी कि तुम्हारे पिताजी को शमशान घाट में एक नीम का पौधा लगाना था और हफ्ते में एक दिन रात को वहां पूजा करनी थी और मिठाइयां चढ़ानी थी उस आत्मा के लिए। तुम्हारे पिताजी ने वहां नीम का पेड़ लगाया, फिर मैंने उस आत्मा को उस नीम के पेड़ के साथ बांध दिया। फिर उसके बाद हर हफ्ते तुम्हारे पिताजी वहां जाते और पूजा करते और मिठाइयां चढ़ाते। शायद तुम्हें यह बात बताने से पहले ही उनकी मौत हो गई और इसलिए पिछले काफी वक्त से उस पेड़ के पास ना पूजा हुई न मिठाई चढ़ाई गई और वो वापस से इस नीम के पेड़ पर आ गई। ये सब सुनकर राजेश और सरिता बिल्कुल हैरान हो गए। बाबा जी अब क्या करें? राजेश ने पूछा, जिस पर बाबा जी उसे समझाते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, पर उन्हें फिर पहले जैसे हर शुक्रवार उस पेड़ के सामने पूजा करनी होगी और मिठाइयां चढ़ानी होगी, जिस पर वो मान जाता है। फिर बाबा जी अपनी विधि करते हैं और उस आत्मा को शमशान के उसी नीम के पेड़ में बांध देते हैं। उसके बाद हर शुक्रवार राजेश वहां जाता और पूजा करता, वहां पर तरह तरह की मिठाइयां भी चढ़ाता। इसके बाद फिर कभी भी उस आत्मा ने राजेश को परेशान नहीं किया।